जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन एसएससी जीडी 2021 में। तो आप सभी के सामने जो पीडीएफ दिख रहा है वो है आपकी अरिहंत की बुक का। अरिहंत की कौन सी बुक? जो एसएससी जीडी के लिए आई है, अरिहंत की बुक। और आप सभी को पता होगा कि अरिहंत की बुक रामबाण बुक है एसएससी जीडी के लिए। मैंने 2019 में जो पेपर क्रैक किया था वो भी एसएससी जीडी से पढ़ कर किया था और मेरे 92 मार्क्स थे। तो इन सभी का फ्री डिस्कशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यानी कि घर बैठे आपको किताब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जीव विज्ञान का पहला वीडियो है। अगर आप अभी तुरंत देख रहे हैं तो इसके बाद कई सारे सेट बैक टू बैक अपलोड होंगे। तो एक बात ध्यान रखिए कि इस सेट पे, इस चैनल पे आपको जीके, हिंदी और रीजनिंग की जितने भी इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो टॉपिक वाइज दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है। ये अरिहंत की मेन बुक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अभी आगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफटीटी पैकेज। जब आप बुक खरीदेंगे तो आपको ऐसा ही कुछ मिलेगा। जिसने खरीदा होगा उसको पता होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? किस जंतु में अमरत्व का गुण पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपके किस जंतु में? अमीबा में। ठीक है, अमीबा में क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये स्वाभाविक मौत ही मरता है। आप इसको कितना भी मारने की कोशिश करेंगे खुद से तो ये नहीं मरेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों एवं जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? पौधों और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में तो ये जाना जाता है आपका युगलीना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, युगलीना। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली है? तो कौन है? तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश, इसको गर्नार्ड मछली भी कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है? शीत रक्त वाला प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्त का क्या अर्थ होता है? शीत रक्त का अर्थ होता है ठंडे रक्त वाला। तो सर्प, छिपकली और मेढक ये सभी ही आपके शीत रक्त के प्राणी हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। सर्प, छिपकली और मेढक ये सभी आपके शीत रक्त के प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? विश्व में जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा। लगभग 60 के करीब में क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। तो सारे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है एम्फीबिया वर्ग के जंतु कौन से हैं? एम्फीबिया वर्ग के जंतु किस तरह के होते हैं मेनली पूछा हुआ है इसमें। तो एम्फीबिया वर्ग के जंतु वो होते हैं जो जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं। ये बात याद रखेंगे कि जल एवं थल दोनों में पाए जाने वाले जंतु एम्फीबिया वर्ग के जंतु होते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन नियत तापी प्राणी कौन सा है? निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो नियत तापी प्राणी आपको किसको कहते हैं? चमगादड़ को कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, नियत तापी प्राणी चमगादड़ को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनासोर थे। डायनासोर कौन से थे? तो 8वें का राइट आंसर हो जाएगा मेसोजोइक सरीसृप थे। आप सभी को पता होगा कि डायनासोर सरीसृप थे, तो ये मेसोजोइक सरीसृप थे, ये बात याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां परिवर्तित रहती हैं। विषैले सर्पों में विष ग्रंथियां किस में परिवर्तित रहती हैं? तो लार ग्रंथि में, यानी कि हम लोग का जैसे लार निकलता है वैसे ही विषैले सर्पों में विष निकलता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पक्षियों में हड्डी होती है। पक्षियों में हड्डी कैसी होती है? तो सभी को पता होगा कि पक्षियों में हड्डी खोखली होती है, उनके बीच में वायु भरी होती है। इसी की वजह से पक्षियों का मतलब भार कम हो जाता है, वो हवा में आसानी से उड़ सकती हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ तेज पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन सा है? उड़ने में असमर्थ, तो एक ही ऐसा पक्षी है जो उड़ने में असमर्थ है और यहाँ पे उसका नाम दिया हुआ है इंग्लिश में ऑस्ट्रिच, यानी कि शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग क्या है? उड़ने में असमर्थ होता है। वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा चला जाए क्योंकि 60 क्वेश्चंस हैं, तो फिर भी आपको पूरा जरूर देखना है। सबसे विशाल स्तनधारी जीव कौन सा है? सबसे विशाल स्तनधारी जीव की बात यहाँ पे कर रहा है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव सभी को पता होगा ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है आपकी वो सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगला क्वेश्चन है स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो सभी को पता होगा, जैसे कि हम लोग एक स्तनी है ना, स्तनी मतलब जो बच्चे देते हैं डायरेक्ट, तो उनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं, तो सभी को पता होगा ये बात। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका बकरी में। किस में पाया जाता है? बकरी में पाया जाता है रक्त का तापमान सर्वाधिक।
अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है। क्या है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण। तो डॉल्फिन आपको अभी ऊपर बताया स्तनधारी है, शायद ऊपर व्हेल के बारे में बताया था, तो व्हेल एक स्तनधारी है और डॉल्फिन भी आपका क्या है, स्तनधारी है। ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जीवन का भौतिक आधार क्या है। जीवन का भौतिक आधार इसमें से क्या है। सारे बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, तो जीवन का भौतिक आधार इसमें से क्या हो जाएगा। अभी लास्ट में आपको वो क्वेश्चन भी मिलेंगे जो कि पूछे गए हैं SSCGD में, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी आपका ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, तो इसमें इस बुक में लास्ट में वो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो पूछे गए हैं, तो याद रखिए। जीवन का भौतिक आधार क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या है, जीवन का भौतिक आधार। अगला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन शायद एक कि प्रीवियस ईयर सेट में भी मिला था, यानी कि ये पहले पूछा जा चुका है, पर यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं दिया है। पर याद रखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन SSC में एक बार पूछा जरूर गया है, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सेट में, किसी में पढ़ा होगा पर ये पूछा जरूर गया है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह आपका कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ये बात याद रखेंगे। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है। तो प्रोटीन निर्माण कहाँ से होता है, राइबोसोम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। निम्न में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। तो आपका कोशिका भित्ति, रिक्तिका और लवक, ये तीनों ही केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो लाइसोसोम कहलाता है कोशिका की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तो 80% से जो ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आपका जल। कोशिकाएं किससे बनी हुई होती हैं, तो सबसे ज़्यादा जल से बनी हुई होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गाल्जी काय को। गाल्जी काय को कहा जाता है आपका कोशिका का यातायात प्रबंधक। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जीन शब्द का। तो जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था आपके जोहानसन ने। किसने, जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस पे होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन आप सभी को पता होगा क्रोमोसोम पे होता है। क्रोमोसोम पे 24 का C। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी सन्नति कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी सन्नति कोशिका का निर्माण होता है। तो कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये होता है आपका 2 कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा। ग्रेगर मेंडल किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अनुवांशिकता के नियम के लिए। किसके लिए, अनुवांशिकता के नियम के लिए। और अगर पूछा जाए कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था, तो मटर के पौधे पे किया था। ये बात भी ध्यान रखेंगे, मटर के पौधे पर इन्होंने किया था और अनुवांशिकता के फादर कहा जाता है इनको। अगला क्वेश्चन क्या है, जीन उपस्थित होते हैं। जीन किस में उपस्थित होते हैं। तो जीन उपस्थित होते हैं आपके गुणसूत्रों में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ सभी को पता होगा DNA। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और RNA का पूरा नाम तो राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए, DNA का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था। DNA का द्विकुंडल प्रारूप किसने दिया था। तो DNA का द्विकुंडल प्रारूप वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने, याद रखेंगे ये चीज़। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है, यानी कि कौन से क्रोमोसोम मिलेंगे तो पुत्र का जन्म होगा। तो पुरुष का Y और स्त्री का X क्रोमोसोम जब मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा। ये बात याद रखेंगे। चलिए, शिशु का पितृत्व सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, ये किया जाता है आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग का। DNA के द्वारा पता चलाया जाता है ना कि पुत्र का असली पिता कौन है। तो चलिए, वही चीज़ यहाँ पे पूछा था। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम विश्लेषण किसने किया था। सर्वप्रथम कृत्रिम विश्लेषण जीन का किसने किया था। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, HG खुराना। और इनको मतलब नोबेल पुरस्कार भी मिला था इस चीज़ के लिए, जीन के सर्वप्रथम कृत्रिम विश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला है उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था।
उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? तो ये हो जाएंगे आपके ह्यूगो डी व्रीज। कौन? ह्यूगो डी व्रीज उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आप सभी को पता होगा कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि अनुकूल की जीविता, इसका सिद्धांत दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगर ये पूछ लिया जाए कि अनुकूलतम की जीविता का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो भी चार्ल्स डार्विन ने। यानी कि जो अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाएगा वही इस प्रकृति में जीवित रह पाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग नहीं है? तो सामने वाले चपटे दांत, ये आपके अवशेषी अंग नहीं है, यानी कि इनका काम केवल काटना है, इनसे कुछ महसूस नहीं होता। अगला क्वेश्चन है डीएनए का प्रमुख कार्य है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवहन हेतु आनुवांशिकी गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो इसका उत्तर शायद आपको तुरंत पता चल गया होगा, क्योंकि वो अभी आपको ऊपर बताया क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, जैसे कहते हैं कि लड़के का चेहरा अपने पिता के जैसे है या माता के जैसे है, तो वो सब किसके कारण होता है? क्रोमोसोम के कारण होता है। आदतें एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र होती हैं वो क्रोमोसोम के कारण। और अभी आपको ऊपर क्या बताया था कि पुरुष के वाई क्रोमोसोम और स्त्री के एक्स क्रोमोसोम मिलेंगे तब ये क्या पुत्र का जन्म होता है। ठीक है। निम्नलिखित में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन से हैं? तो वर्णांधता, टर्नर सिंड्रोम और हीमोफीलिया, ये सभी ही आपके आनुवांशिक रोग हैं। वर्णांधता में क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो आप एसएससी जीटी का मेडिकल पास नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आपको पहले चेक कर लेना है कि कहीं आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आप सर्च करेंगे तो आपको यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या हो जाता है? हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या हो जाता है? तो ये खून का बहना बंद नहीं होता है। दोस्तों, इसको रॉयल डिसीज भी कहा जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया को क्या कहा जाता है? रॉयल डिसीज। और इसमें क्या होता है कि खून का बहना बंद नहीं होता, यानी कि खून का जो प्रवाह रुकता नहीं है। अगर कहीं कट वट गया तो खून बहता ही रहेगा वहाँ से। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एपिथीलियमी। एपिथीलियमी ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये होता है आपका एपिथीलियमी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन सी है? तो ये है आपका न्यूरॉन। इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट का जो टॉपिक वाइज है, जैसे हिंदी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि अरिहंत किताब के हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं चैनल पे। ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? ऊँट का कुबड़, ऊँट में जो कुबड़ होता है वो आपका बना होता है वसा से। दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। उसी में आपका वो पानी और खाना सब संचित हो जाता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बाद में निकाल के खाता है। दरअसल वो खा लेता है तो बाद में जब शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो वो वहाँ से एनर्जी लेता रहता है उस वसा से, यानी कि उस अपने कुबड़ से। ऐसा नहीं है कि वहाँ कोई थैली बनी हुई है तो जाके ले जाके रख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो ये है आपका रक्त। रक्त क्या है? एक ऊतक है। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। चलिए, आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। बस 20 क्वेश्चन लगभग से और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है? निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक के उदाहरण कौन है? संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक का आपका उदाहरण कौन हो जाएगा? तो लिम्फ, हड्डियां, रक्त, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है रक्त किस प्रकार का ऊतक है? 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक संयोजी ऊतक है आपका रक्त। ठीक है, रक्त आपका एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर में इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? इच्छानुसार गति करने वाले अंगों में किस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका रेखित ऊतक। किस प्रकार के ऊतक? तो रेखित ऊतक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संकुचनशील ऊतक के रूप नाम से किसे जाना जाता है? संकुचनशील ऊतक, तो ये कहा जाता है आपका पेशी को। पेशी भी आपका एक ऊतक ही है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। पेशी आपका ऊतक है। और कौन सा ऊतक है? तो संकुचनशील ऊतक है। अगला क्वेश्चन है चेतना ऊतक के नाम से कौन सा ऊतक कहा जाता है? चेतना ऊतक। चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? चेतना ऊतक कहा जाता है आपका तंत्रिका को।
तंत्रिका को कहा जाता है चेतना ऊतक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांशता भाग सभी को पता होगा छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन हो गए प्रैक्टिस वाले। अब आपके पास कौन से क्वेश्चन है? वह क्वेश्चन जो कि पूछे गए हैं विगत वर्षों के। चलिए तो ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वतः पोषित है? निम्नलिखित में से स्वतः पोषित कौन सा है? तो स्वतः पोषित है आपका शैवाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वतः पोषित कौन सा है? शैवाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? बीसीजी, तो बीसीजी के टीके में सी शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय है कैलमेट से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैलमेट। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? वातावरण में मौजूद सल्फर के ऑक्साइड बारिश में घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं ये? मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण, मृदा में पीएच का निम्न स्तरीकरण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो सभी को पता होगा यकृत को प्रभावित करता है। यकृत क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता? निम्न में से किसमें, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राउंड नट ऑयल में। ग्राउंड नट ऑयल में आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। बाकी बटर ऑयल, बटर मिल्क, आइसक्रीम, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो ये हो सकती है आपकी पीएच मान के परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीन किससे पचते हैं? ये पचते हैं आपका प्रोटीएस से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोटीएस से आपका प्रोटीन पचते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? इटाई रोग किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है? तो इटाई रोग ये होता है आपका कैडमियम की विषाक्तता के कारण। कैडमियम क्या? पानी में जब कैडमियम की मात्रा जैसे ज़्यादा हो जाती है तो पानी विषाक्त हो जाता है। वही पानी अगर हम पीते हैं तो इटाई रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल काई इस समूह में सम्मिलित किया गया है? यानी कि नीला हरा शैवाल काई को किस समूह में सम्मिलित किया गया है? 59 का राइट आंसर हो जाएगा बी, साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील जीवाणु में, साइनोबैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन है, नाभिक न्यूक्लियस के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका है? नाभिक के बिना एक परिपक्व स्तनाग्र कोशिका कौन सी है? तो ये है आपकी लोहित कोशिका। कौन सी है? लोहित कोशिका। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन रक्तकण रंजक द्रव्य में यह धातु समाविष्ट होती है? कौन सी धातु समाविष्ट होती है? तो होती है आपकी लोहा यानी कि आयरन। हीमोग्लोबिन में आपका आयरन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका खमीरीकरण यानी कि खमीर उठाना। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भी खमीरीकरण कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे अरिहंत की बुक में जीव विज्ञान में यानी कि बायोलॉजी में, वो सारे यहीं पे समाप्त होते हैं। तो आज के ये सेट आपको अच्छा लगा होगा आई होप। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको अरिहंत के सारे जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग के सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। तो आपको एक ही जगह पे टॉपिक वाइज मिल जाएगा और अच्छी बुक का मिल जाएगा, ये भी सबसे अच्छी बात है। तो आप आई होप कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।